क्या कनाडा अमेरिका की आर्थिक पकड़ से बाहर निकल रहा है? हाल ही में कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एंग ने यूरोप का दौरा किया, जिससे कनाडा की ग्लोबल ट्रेड स्ट्रेटजी में बड़े बदलाव के संकेत मिले हैं। अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए कनाडा अब यूरोप, एशिया और इंडो पैसिफिक देशों के साथ व्यापार को तेजी से बढ़ा रहा है। तो क्या यह कनाडा की इकोनॉमी के लिए फायदेमंद साबित होगा? आइए इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। यूरोपियन यूनियन के साथ कनाडा का व्यापार कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट के तहत 65% बढ़ चुका है। 2021 में ईयू के साथ दोतरफा व्यापार रिकॉर्ड $100 अरब तक पहुंच गया। कनाडा अब टेक्नोलॉजी, एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर फोकस कर रहा है, जिससे यूरोप में अपनी स्थिति और मजबूत कर सके। कनाडा अपनी व्यापार रणनीति में तेजी से विविधता ला रहा है और अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए नए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों की ओर बढ़ रहा है। हाल ही में कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एंग ने यूरोपीय संघ का दौरा किया, जहां उन्होंने कनाडा और यूरोप के बीच व्यापारिक रिश्तों को और मजबूत करने पर चर्चा की। यह कदम अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव और नए टैरिफ के चलते उठाया गया है। अमेरिका के अलावा कनाडा ने एशिया में भी अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। जापान और चीन के साथ नए एनर्जी एक्सपोर्ट समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। साथ ही इंडोनेशिया और साउथ कोरिया के साथ भी व्यापारिक समझौते हो रहे हैं, जिससे कनाडा को हाई ग्रोथ इकोनॉमीज में एक्सपोर्ट बढ़ाने का मौका मिलेगा। कनाडा सरकार छोटे और मध्यम व्यवसायों एसएमईज को इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए समर्थन दे रही है। कैन एक्सपोर्ट एसएमई प्रोग्राम के तहत $75,000 तक की वित्तीय सहायता दी जा रही है, जिससे कंपनियां ई-कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेड शो में भाग ले सकें। कनाडा अब अपने ऊर्जा निर्यात के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम कर रहा है और एशियाई देशों जैसे जापान और चीन के साथ व्यापार बढ़ा रहा है। ऐतिहासिक रूप से कनाडा का 97% कच्चा तेल अमेरिका को निर्यात होता था, लेकिन अब नए समझौतों के माध्यम से जापान और चीन जैसे देशों को भी निर्यात बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा कनाडा कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के तहत इंडो पैसिफिक देशों, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया के साथ भी व्यापारिक संबंध मजबूत कर रहा है। इस व्यापारिक विविधता से कनाडा को अमेरिकी टैरिफ के संभावित प्रभावों से बचाव में मदद मिलेगी और उसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। कनाडा और यूरोप क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं, जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों और पवन टरबाइनों के लिए आवश्यक हैं। कनाडा की क्रिटिकल मिनरल स्ट्रेटजी के तहत 31 खनिजों को महत्वपूर्ण माना गया है, जो स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों और सेमीकंडक्टर निर्माण में उपयोग होते हैं। इस योजना को 2022 के बजट में $4 अरब की फंडिंग मिली है, जिससे स्थायी खनन तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को आकर्षित किया जाएगा। क्रिटिकल मिनरल्स सेक्टर से हजारों नई नौकरियों के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिससे ओंटारियो, क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज जैसे क्षेत्रों में खनन गतिविधि बढ़ेगी। इससे नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और सप्लाई चेन का विस्तार होगा। फरवरी 2024 में कनाडा और यूरोपीय संघ ईयू ने एक नई निवेश विवाद समाधान प्रणाली पर सहमति जताई, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को निवेश संबंधी विवादों को हल करने में आसानी होगी। यह पहल एसएमईज के लिए कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी, जिससे वे बिना किसी जटिल कानूनी प्रक्रिया में उलझे अपने व्यापारिक विवादों का समाधान निकाल सकें। इस निर्णय से उन उद्यमियों को सीधा फायदा होगा जो कनाडा और यूरोप के बीच अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक स्वतंत्र रूप से व्यापार करना चाहते हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा और बैटरी निर्माण के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के देशों से नई साझेदारियां कर रहा है। इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यूरोप की तकनीकी और हरित ऊर्जा ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री किसी एक देश पर पूरी तरह से निर्भर न रहे, खासकर चीन पर, जो इन महत्वपूर्ण खनिजों का प्रमुख निर्यातक है।
इस नई नीति के तहत कच्चे माल की आपूर्ति को अधिक सुरक्षित और विविध बनाया जाएगा, जिससे यूरोप की कंपनियां स्थायी और विश्वसनीय स्रोतों से आवश्यक संसाधन प्राप्त कर सकें। कनाडा, जो पहले से ही सस्टेनेबल माइनिंग और पर्यावरण, सामाजिक व शासन मानकों का पालन करता है, इस क्षेत्र में यूरोप के लिए एक प्रमुख भागीदार बन सकता है। इसीलिए कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एंग ने हाल ही में ब्रसेल्स का दौरा किया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि कनाडा अब केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा। यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य था, खासकर तब जब अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव बढ़ रहे हैं और नए टैरिफ लगाने की धमकी दी जा रही है। ब्रसेल्स में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में यूरोपीय व्यापार आयुक्त मारोस सेफकोविच और कनाडा की व्यापार मंत्री मैरी एंग ने व्यापार से जुड़ी प्रशासनिक बाधाओं को कम करने और छोटे एवं मध्यम उद्योगों एसएमईज के लिए बाजार तक आसान पहुंच बनाने पर सहमति जताई। यह सहयोग न केवल व्यापारिक विवादों को कम करेगा, बल्कि निवेश की सुरक्षा बढ़ाने और हरित ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने में भी मदद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोपीय संघ के खिलाफ 25% स्टील और एल्यूमीनियम आयात शुल्क लगाने की घोषणा के बाद ईयू ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज ने कहा कि ईयू इन शुल्कों का तुरंत और निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने भी स्पष्ट किया कि यदि अमेरिका यूरोपीय वस्तुओं पर शुल्क लगाता है तो ईयू मजबूती से प्रतिक्रिया देगा। ईयू के नेताओं ने इन अमेरिकी शुल्कों को अनावश्यक और मूर्खतापूर्ण करार दिया है और एकजुट होकर इसका सामना करने की प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही ईयू ने अमेरिका के साथ प्रारंभिक वार्ता की इच्छा व्यक्त की है, ताकि इन शुल्कों को टाला जा सके और व्यापारिक तनाव को कम किया जा सके। यूरोपीय कंपनियां भी इन संभावित शुल्कों के कारण उत्पन्न अनिश्चितता से चिंतित हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो आयातित वस्तुओं पर निर्भर हैं। कुछ कंपनियां अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रही हैं, ताकि शुल्कों के प्रभाव को कम किया जा सके। कुल मिलाकर यूएन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिकी शुल्कों के खिलाफ निर्णायक और एकजुट प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है, जबकि साथ ही वार्ता के माध्यम से समाधान खोजने की भी इच्छा रखता है। तो अब सवाल यह उठता है, क्या यह व्यापारिक टकराव एक बड़े आर्थिक युद्ध में बदल जाएगा या फिर दोनों पक्ष किसी समझौते पर पहुंचेंगे? यूरोप स्पष्ट रूप से पीछे हटने के मूड में नहीं है और अमेरिका भी अपनी नीतियों पर अडिग दिख रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में वैश्विक व्यापार पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या यह शुल्क सिर्फ शुरुआत है या फिर आगे और कड़े कदम उठाए जा सकते हैं? इस पूरी स्थिति पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।